हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वीडियो सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ में हमने आपका यूनिट फर्स्ट का जो ए वाला पार्ट है उसको कवर कर लिया है। अब सेकंड पार्ट में हम यह दूसरा वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो वीडियो सीरीज़ है इसमें हम आपका कंप्लीट कराने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं इसके लिए भी हम एक वीडियो ले लेंगे जिसमें आपको यूनिट वाइज बता देंगे कि इस यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो छूट गए हैं, आपको उनको एक बार रीडिंग ले लेना है इस तरह से। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ऊष्मागतिकी के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक को आज हम जानने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ऊष्मागतिकी स्थायित्व होता क्या है। तो इसके प्रभावित करने वाले कारक, दो कारक आपको मेजर रूप से देखने को मिलेंगे। आप जानते हैं कोई भी जो संकुल होता है उसमें मेटल और लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें दो तरह के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। एक मेटल के द्वारा उत्पन्न प्रभाव जो कि ऊष्मागतिकीय स्थायित्व, इस संकुल के ऊष्मागतिकीय स्थायित्व को प्रभावित करता है। इस लिगेंड की प्रकृति है वह भी आपका प्रभावित करता है। तो इन दोनों ही चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि मेटल है आपका, तो उसके कौन कौन से गुण प्रभावित करते हैं संकुल की ऊष्मागतिकीय स्थायित्व को, और लिगेंड के कौन कौन से गुण हैं जो कि प्रभावित करेंगे ऊष्मागतिकीय स्थायित्व को। सबसे पहले हम धातु के लिए देख लेते हैं, मेटल के लिए देख लेते हैं। तो मेटल आपका क्या है, यहाँ पर आप पहला वाला देखेंगे तो पहले में बोला गया है धातु आयनों की प्रकृति एवं गुण, तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, भौतिक गुणों पर निर्भर करता है ऊष्मागतिकीय स्थायित्व। अब हम पहला वाला देख लेते हैं, आयन का साइज। तो आयन का आकार कैसे निर्भर करता है, जैसे अगर धातु का आकार छोटा होता जाता है तो उसके द्वारा निर्मित संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा। यानी कि एक आप ले लीजिए जिसका संकुल का आकार जो है, धातु आयन का जो आकार है वह छोटा है। अब एक संकुल आप ले लीजिए जिसमें धातु का जो आकार है वह बड़ा है, तो आपका जो छोटा साइज वाला होगा ना, इसका स्थायित्व, इसके द्वारा बनाया गया जो संकुल होगा उसका स्थायित्व अधिक होगा। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आगे देखें, यह जो टेबल दिया हुआ है यह आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना है। इसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है, आपको इजीली याद हो जाएगा। कैसे, आपने पीरियोडिक टेबल याद किया होगा, तो उसमें ये वाला समूह आपने याद किया है जो कि दूसरा समूह है, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम एक क्रम में आते हैं। तो सबसे पहले आपको इनको पहले लिख लेना है एक सीरीज़ में। अगर आपको याद नहीं है तो इसके लिए आप एक ट्रिक आजमा सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा का यहाँ पर आप ले रहे हैं बी। ठीक है, बेरिलियम हो गया, और फिर मांगे बोला हमने, तो यहाँ पर माँ का आप मांगे का ले लेंगे मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो कार हमने बोला है उस कार की जगह आप कैल्शियम ले लेंगे, और फिर बेरियम जो हमने बोला है उसके जगह आप ले लेंगे बाप। ठीक है, तो इतना चीज़ें हो गई आपका। आप पहला वर्ड यहाँ पर लिख लेंगे, आपके संकुल का जो धातु है वो आप लिख लेंगे। अब उसके बाद आपको चारों के चारों में हाइड्रोक्साइड लगाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लगाया हुआ है ना। तो इसके बाद यहाँ पर आपको चार्ज शो करना है, चार्जेस की संख्या भी आपका सेम है। तो बस अगर आप एक लिख लेते हैं तो बाकी भी लिख लेंगे, आपका बाकी भी याद रह जाएगा, एक ऑर्डर में आपको याद रह जाएगा। अब इसके बाद आपको साइज याद रखना है। साइज भी आप इजीली याद रख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में है। कैसे याद रखेंगे, जैसे कि आपका 0.31 लिखा हुआ है, तो इसमें आप देखें यहाँ पर 0 के बाद यानी दशमलव के बाद क्या लिखा है, पहला वर्ड क्या है, 3 है। उसके बाद इसमें देखिए 6 है, इसमें 9 है, और फिर से 3 आ गया है। तो इसमें अगर आप 3 का पहाड़ा पढ़ें तो 3 दूने 6 होता है और 3 तिये 9। तो इस तरह से पहला आपको याद रखना है कि 0 के बाद आपको 3 लिखना है, यानी कि 0.3, दशमलव के बाद 3 लिखना है, दशमलव के बाद 6 लिखना है, दशमलव के बाद 9 लिखना है, और फिर वापस से दशमलव के बाद 3 लिखना है। लेकिन इस बार 1.3 रहेगा, 0.3 नहीं रहेगा। तो ये भी आई थिंक आपको इजी पड़ेगा इस तरह से अगर आप याद रखते हैं। जहाँ तक आवेश की बात है, सभी में आवेश यानी कि चार्ज सेम है, जैसे कि 2 चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज सभी में है ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, आवेश भी आप लिख लेंगे। अब 2 चीज़ें आपके बचता है, स्थायित्व नियतांक है, उसकी वैल्यू है यहाँ पर, यह भी आप इजीली याद रख सकते हैं। आपको कैसे करना है देखिए, तो लास्ट में आप क्या लिख लेंगे, 0 0 0। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 जो कि आपका गिनती है ना। अब दूसरे वाले में आगे में आपको 1 लिख देना है ना। तो ये चीज़ आपको करना है।
और जो सबसे ऊपर वाला रहेगा उसमें आपको घात लगाना है 7। तो ये भी आपको याद हो जाएगा। अब इसमें स्थायित्व नियतांक के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो स्थायित्व नियतांक का यहाँ पर एक ऑर्डर बनेगा, क्योंकि साइज़ यहाँ पर चेंज हो रहा है। साइज कैसे हो रहा है, अगर नीचे जा रहा है तो इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि हमने क्या कहा, आकार जितना छोटा होता है उतना ही अधिक स्थायित्व होता है, और जितना अधिक स्थायित्व होगा स्थायित्व नियतांक भी उतना ही अधिक होगा। तो अगर ऊपर हम लिखते हैं इस तरह से, एरो ऊपर दिखाते हैं तो यह बढ़ता हुआ क्रम होगा, अब जबकि नीचे दिखाते हैं तो घटता हुआ क्रम होगा, अपोजिट होता है। आप ये चीज़ समझ सकते हैं, है ना। अब स्थायित्व के बारे में बात करें तो इसका बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार से रहेगा, जो कि अगर स्थायित्व नियतांक का मान बढ़ रहा है तो स्थायित्व भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, है ना। तो इतना चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम दूसरा देख लेते हैं, आयनों पर आवेश, तो यह कैसे प्रभावित करता है। अब एक चीज़ आपको याद होगा, जैसे अगर आप चार्ज बढ़ा रहे हैं किसी पर, जैसे कि आपके पास आयरन है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, चलिए 2 पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलता है आयरन। लेकिन एक और ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जिसमें आपके पास जो आयरन होता है उसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, है ना। तो अब इनकी तुलना करिए, आप किसका साइज ज़्यादा बताएंगे। देखिए, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही कम होती है और बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उतना ही अट्रैक्टिव रहते हैं, और जितना ज़्यादा आपका प्लस चार्ज होगा उतना ही छोटा आपका साइज रहेगा। अब जितना छोटा आपका साइज रहेगा उतना ही आपका अधिक स्थायित्व नियतांक का मान रहेगा। तो उसी से आप कोरिलेट कर सकते हैं आवेश पर चार्ज को, और उसी को यहाँ पर बोला गया है, किसी धातु आयन का जितना अधिक आवेश होता है उसके द्वारा निर्मित संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा, क्योंकि जितना अधिक आवेश होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, उसको आप ऐड कर लेंगे, इसको भी आप याद करेंगे। ठीक है, अब धातु आयन का आकार और आवेश, यहाँ पर त्रिज्या और आवेश का अनुपात बताया गया है। ठीक है, तो अगर आप लिखते हैं तो हेडिंग यहाँ पर आप त्रिज्या और आवेश का अनुपात लिखेंगे हेडिंग में, ये वाला हेडिंग नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसका अनुपात के बारे में अगर कहते हैं तो वह भी इन साइज और आवेश के अनुसार ही रहेगा। जिनका त्रिज्या और आवेश का अनुपात अधिक होगा उनके लिए आपका संकुल का स्थायित्व नियतांक का मान बढ़ेगा। अगर आप इस टेबल को याद रखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप एक चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑर्डर याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, इस ऑर्डर को याद करने के लिए फर्स्ट जो लेटर है उसे लेंगे, तो इसका ला ले लेंगे और फिर इसका का और इसका नी और इसका आलू ले लीजिए एल का, तो क्या हुआ, लकानी आलू, है ना। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, आपको इजीली याद हो जाएगा। अब त्रिज्या के बारे में बात करें तो वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि शुरू में 6 लिखा है और लास्ट में 5, फिर से 6, जीरो के बाद, है ना। आप एक ही वर्ड को लिखिएगा दशमलव के बाद, उसके आगे नहीं लिखते हैं तो पर भी चलेगा, और एक में आपको लिख देना है 0.9। तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, ऊपर में आपको 0.6 लिखना है, फिर 0.6 यहाँ पर लिखना है, और फिर 0.5 और 0.9। ठीक है, इस पे जगह आप 0.7 भी लिखते हैं तो पर भी चलेगा, यानी कि 5 लास्ट में लिखिए, ऊपर में 6 लिखिए, फिर नीचे वाले में 7 लिख दीजिए और यहाँ पर फिर 9। ठीक है, ये भी आपका त्रिज्या याद हो जाएगा। अब चार्जेस आपको यहाँ पर ध्यान देना है। लिथियम फर्स्ट ग्रुप का है, इस पर एक ही पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। कैल्शियम सेकंड ग्रुप का है तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं। निकिल चूँकि संक्रमण धातु, इस पर कई सारे चार्जेस होते हैं जिसमें आपको 2 चार्जेस शो करना है। एल्यूमिनियम में हमेशा 3 चार्जेस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी क्योंकि आप 12th क्लास से इसे पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद भी हो जाना चाहिए ये चीज़ें। उन्हीं आवेशों को यहाँ पर आपको लिख देना है। अब आता है आवेश और त्रिज्या अनुपात, तो इसको आपको याद रखना है। इसमें क्या है, 1, 2, 2 और 6, और कुछ है क्या। दशमलव के बाद का लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर मेन चीज़ें आपका क्लियर हो जा रहा है, याद रहता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं होता है तो पर भी आपको पहला जो दशमलव के पहले है वो चीज़ें याद हो जाएंगी। अब यहाँ पर स्थायित्व नियतांक की बात करें तो जैसे जैसे आवेश त्रिज्या का मान बढ़ता है, देखिए 6.0 यह 1.7, 2.0, 2.9 की तुलना में बड़ा है, यानी कि आवेश त्रिज्या अनुपात यहाँ पर अधिक है। अब जब यहाँ पर अधिक है तो आपका जो स्थायित्व नियतांक है 10⁹ आपका इंक्रीज़ हो गया है ना। तो यही चीज़ है, स्थायित्व आपका यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया है, स्थायित्व बढ़ गया है। अब देखते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो केंद्रीय धातु आयन की विद्युत ऋणात्मकता जितनी अधिक होती है उसके द्वारा निर्मित संकुल उतना ही अधिक स्थायित्व होता है। असंक्रमण धातुओं के संकुलों का स्थायित्व अपने समूह में निम्न क्रम में पाया जाता है, यानी कि आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है यानी कि धातु आयन है
वह जितना पॉजिटिव चार्ज यानी कि जो उसकी विद्युत ऋणात्मकता है जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक उसके द्वारा बनाया गया संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल मेटल एटम हम बोल रहे हैं यानी कि जो धातु आयन हम बोल रहे हैं, यह धातु आयन क्या रहेगा, यह असंक्रमण धातु यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट को छोड़कर अन्य जो धातु रहेंगे उनको लिया जाएगा। जैसे कि आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया या थर्ड समूह। जैसे इसमें आप ऑर्डर देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और इस पर चार्जेस आपको दिख रहे हैं 1, क्योंकि यह पहले समूह का है। दूसरे समूह के लिए 2 चार्जेस रहेंगे, तीसरे समूह के लिए 3 चार्जेस रहेंगे सभी में, है ना। जैसे इसमें आप देख रहे हैं एक एक चार्ज सब में दिया हुआ है, इसमें 2-2 चार्ज दिए हुए हैं, यहाँ पर 3-3 चार्ज हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चूँकि अगर आपको समूह में ऑर्डर याद है तो आप यह वाला जो क्रम है उसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब धातु आयन का आयनन विभव का क्या प्रभाव होता है ये भी देख लेते हैं। धातु आयन के आयनन विभव में वृद्धि करते हैं तो उनके संकुलों का स्थायित्व बढ़ता है। आयनन विभव आप जानते हैं किसी जो तत्व होते हैं उनके बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होता है। तो इस आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनन विभव का मान जितना अधिक होगा आपका संकुल उतना ही अधिक स्थायित्व होगा, है ना। आप जानते हैं कि जैसे हमने आपको आयरन 3+ का एग्जांपल लिया था जिसमें हमने आयरन 2+ के साथ कंपेयर किया था और आपको बताया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं जिसके कारण अधिक अट्रैक्शन का अनुभव करते हैं नाभिक के द्वारा, है ना, जिसके कारण इनका साइज अधिक होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन होता है यह अधिक अट्रैक्टेड रहता है इस न्यूक्लियस के द्वारा, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वही है कि जितना अगर आपका अधिक ऊर्जा लगेगा, आयनन विभव का मान जितना अधिक होगा यानी कि आपका साइज उतना ही छोटा है। जब साइज उतना ही छोटा है तो आपका स्थायित्व भी बढ़ जाता है। ऐसे जो आयन हैं, धातु आयन हैं, उनकी उपस्थिति के द्वारा बना हुआ संकुल में, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। वही यहाँ पर एग्जांपल ये है कि मैग्नीशियम के संकुल का स्थायित्व तो कैल्शियम की तुलना में अधिक होता है। अब प्रथम आयनन विभव यानी कि आपका जो सबसे बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। दूसरा बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपका द्वितीय आयनन विभव उसको कहते हैं। तो उन्हीं चीज़ को यहाँ पर प्रैक्टिकली जो मान निकलता है उसको दिया हुआ है, इसे आप देख लेंगे। अब लिगेंड की प्रकृति कैसे प्रभावित करती है इसको चलिए देखते हैं। आवेशित लिगेंडों में उच्च आवेश तथा छोटा आकार पाए जाने पर जो संकुल निर्मित होगा वह अधिक स्थायित्व होगा। जैसा कि आपका धातु आयन में होता था सेम वैसा ही इसमें भी रहेगा। लिगेंडों का साइज जितना छोटा होगा उतना ही अधिक संकुल का अधिक स्थायित्व वाले संकुल का निर्माण करेगा। जैसे फ्लोरीन का आयन का छोटा आकार होता है तथा फ्लोरो संकुल अधिक स्थायी होते हैं जबकि क्लोरो संकुल कम स्थायी होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्लोरीन का जो साइज होता है वो फ्लोरीन की तुलना में बड़ा होता है ना। तो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे आयरन के साथ फ्लोरीन का अगर संकुल बना है तो और फ्लोरीन का संकुल बना है तब। अब इनके स्थायित्व नियतांक जैसे मान दिया है, जैसे आप देखेंगे जैसे फ्लोरीन के साथ आयरन का बना हुआ यह संकुल है तो इसके लिए स्थायित्व नियतांक 10⁶ दिया हुआ है ना। जबकि क्लोरीन का आप देखेंगे केवल और केवल 20 दिया गया है। 10⁶ इसकी तुलना में बहुत बड़ा मान होता है, इसलिए जो फ्लोरीन वाला आपका कॉम्प्लेक्स है यह अधिक स्थायी होता है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। अब लिगेंडों की क्षारीय शक्ति के बारे में बात करें कि इनकी प्रकृति में क्षारीय शक्ति कैसे प्रभावित करती है, तो संकुल यौगिक बनाने वाले जो लिगेंड हैं उनकी क्षारीय शक्ति जितनी अधिक होती है संकुल भी उतना ही अधिक स्थायी होता है। अब आपकी क्षारीय शक्ति जितना आप बढ़ाओगे उतना ही अधिक आपका स्थायित्व भी होगा। जिन लिगेंडों का हाइड्रोजन आयन के लिए अधिक आकर्षण होता है वे धातु आयन के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो हाइड्रोजन का त्याग करते हैं और जितनी आसानी से त्याग करते हैं वे उतने ही अच्छे क्षारीयता प्रदर्शित करते हैं, है ना, उतना ही अधिक क्षारीय माने जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। अब फ्लोरीन आयन की जो क्षारीय शक्ति होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तुलना में अधिक होता है तथा अमोनिया, वाटर से बेहतर होता है। इसलिए जो फ्लोरो संकुल होते हैं वो एमीन संकुलों की तुलना में अधिक स्थायित्व होते हैं। यही कारण यहाँ पर दिया हुआ है और स्थायित्व का ऑर्डर को यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है। एक बात यहाँ पर आप याद रखिएगा, जैसे हाइड्रोजन से संयुक्त होने के बाद लिगेंड जितनी अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करेगा
वह लिगेंड उतना ही अधिक स्थायी संकुल का निर्माण करेगा। जैसे यहाँ पर 2 रिएक्शन दिए गए हैं और उनसे उत्सर्जित ऊर्जा का नाम, यहाँ पर ऊर्जा का जो वैल्यू है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऊर्जा की वैल्यू जिसमें अधिक होगी वह उतना ही अधिक स्थायी होगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो अमोनिया लिगेंड द्वारा निर्मित संकुल होगा वह वाटर के द्वारा, वाटर एक लिगेंड के रूप में यहाँ पर है, तो वाटर लिगेंड के द्वारा निर्मित संकुल की अपेक्षा जो फ्लोरीन यानी कि जो अमोनिया है, अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स है वह अधिक स्थायी होगा। लिगेंडों के द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो यहाँ पर भी बोला गया है कि धातु आयन तथा लिगेंडों के मध्य वैद्युत स्थैतिक क्रिया अधिक है, अतः लिगेंडों का द्विध्रुव आघूर्ण तथा ध्रुवीयता जितना अधिक होगा उसके द्वारा निर्मित संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा। ये पॉइंट आप समझिए। जैसे आपके पास मेटल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और लिगेंड एक नेगेटिव चार्ज वाला है, यानी कि यह अगर एक साथ जुड़ जाते हैं तो विपरीत कैरेक्टर वाले होते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब जब आकर्षित करेंगे तो उतना ही अधिक मजबूती के साथ एक दूसरे से बंधे होंगे, और मजबूती के साथ अगर बंधे हैं तो हम कह सकते हैं कि वह अधिक स्थायी है। तो वही चीज़ है, जितना अगर आपका ध्रुवता होगा, जितना आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अंतर होगा, उतना ही द्विध्रुव आघूर्ण आपका अधिक होगा। अगर द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा तो आपका जो लिगेंड के द्वारा बनाया गया कॉम्प्लेक्स है वह भी अधिक स्थायी होगा। अगर किलेट प्रभाव के बारे में देखते हैं तब क्या होता है, चलिए जानते हैं। किलेट रिंग युक्त संकुलों का स्थायित्व सरल संकुलों से अधिक होता है, क्योंकि आप जानते हैं एक मेटल होता है उसके साथ एक ही लिगेंड 2 बार बॉन्ड बना लेता है या उससे अधिक बार बॉन्ड बना लेता है। इसके कारण वह बहुत मजबूती से चिपका हुआ रहता है, जबकि आपका अलग अलग जुड़ा हुआ है। जैसे आप कहते हैं ना, एक अकेला उंगली है तब आप उसमें लकड़ी को तोड़ने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अगर 5 उंगलियाँ एक साथ मिल जाती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत आ जाता है और आप तोड़ पाते हैं, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि किलेट प्रभाव, यानी कि एक लिगेंड जो है मेटल के साथ कई बॉन्ड बनाता है तो वो अधिक स्थायी होता है। उसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। तो इसे हम छोड़ रहे हैं, आप एक रीडिंग दीजिएगा, आपको ईजिली याद हो जाएगा। अब यहाँ पर हम त्रिविम प्रभाव देख लेते हैं, इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। जब किसी लिगेंड के दाता परमाणु के निकट भारी समूह होता है तो आपसी प्रतिकर्षण के कारण लिगेंड धातु बंध दुर्बल हो जाता है। इस प्रकार अत्यधिक बड़े तथा भारी लिगेंड छोटे एवं हल्के लिगेंडों की तुलना में दुर्बल बंध बनाते हैं। यह प्रभाव त्रिविम प्रभाव कहलाता है। जैसे कि एथिलीन डाइएमीन हो गया, संकुल टेट्रामेथिल डाइएमीन संकुल की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। तो इतनी चीज़ें आपको करनी थी, इतना ही है आपका इस ऊष्मागतिकी स्थायित्व टॉपिक, मतलब प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसमें आपको इतना ही चीज़ें लिखना है। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको इजीली यह जो टॉपिक है वह याद हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, साथ ही साथ अन्य वीडियो की देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिसमें हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बीएससी 3rd इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, इनऑर्गेनिक लिखा हुआ है। तो वहाँ पर आपका पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, जितने वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो शुरू से ज़रूर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, जिससे आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, लगभग 90+ मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें छूटी रही हैं, यानी कि वो बहुत रेयरली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस वाले हैं, टॉपिक बहुत कम पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक को भी हम आपको बता देंगे एक वीडियो में यूनिट वाइज, जिससे आप उन टॉपिक को भी एक रीडिंग दे देंगे, तो आप उन चीज़ों पर भी अपना जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो उससे आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।